नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने बचे हैं और बीते 5 महीने में राहुल गांधी बिहार के चौथे दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने दलित कार्ड खेला, दरभंगा में दलित छात्रों से मिलने उनके छात्रावास पहुंचे। राहुल गांधी ने पटना के सिटी मॉल में दलित समाज के लोगों के साथ फुले फिल्म भी देखी। दोनों ही कार्यक्रम के दौरान खूब कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जाति जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने दबाव डाला तब बीजेपी की केंद्र सरकार जाति जनगणना के लिए तैयार हुई। नरेंद्र मोदी ने यह भी राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार को जाति जनगणना के लिए तेलंगाना मॉडल लागू करना चाहिए, यानी जाति जनगणना कराने का फुल क्रेडिट राहुल गांधी की ओर से लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल है कि जब जातीय जनगणना का फैसला मोदी का, तो राहुल गांधी को क्रेडिट कैसे? हालांकि जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी बिहार की राजनीति में जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें बीजेपी से ज्यादा लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को नुकसान लगता है। फिर सवाल है कि क्या राहुल गांधी आरजेडी को भी बीजेपी के बराबर दुश्मन मानते हैं? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। लेकिन उनके पहुंचने के पहले ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कांग्रेस अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करने पर अड़ी रही, तो जिला प्रशासन अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम के लिए अनुमति देने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन की रोक के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन उन्हें अंबेडकर छात्रावास ले गए और रोक के बावजूद राहुल गांधी ने अंबेडकर हॉस्टल में ही लोगों से संवाद किया। राहुल गांधी ने पुलिस पर उन्हें रोकने की साजिश का आरोप लगाया। बिहार की पुलिस ने अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। राहुल गांधी की जबरन अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने पलटवार किया। संजय झा ने कहा कि हॉस्टल में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं होता। बिहार में चुनाव नजदीक है तो राहुल गांधी राजनीति करने आ गए हैं। अब वो राजनीति करने के लिए आए हैं। बिहार में चुनाव है और उसके अलावा तो बिहार से कोई मतलब नहीं उनको। आपको बता दें कि दरभंगा जिला प्रशासन ने बुधवार को ही बता दिया था कि राहुल गांधी को अंबेडकर छात्रावास की बजाय टाउन हॉल में संवाद की इजाजत दी गई है। लेकिन कांग्रेस नेता अंबेडकर छात्रावास में कार्यक्रम पर अड़े रहे और बिना इजाजत के किया भी। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से रवि एस नारायण और विपिन कुमार दास, पटना से शैलेंद्र और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, जातीय गणना का क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की होड़ क्यों मची है? मोदी सरकार का फैसला है तो क्रेडिट राहुल को कैसे मिलेगा? जातीय गणना दिलाएगी बिहार की सत्ता। बिहार की लड़ाई जातीय जनगणना पर क्यों आई? जातीय गणना मोदी का क्या मास्टर स्ट्रोक है कि राहुल गांधी क्रेडिट लेने के लिए इसके पीछे दौड़ रहे हैं? तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिन्हा और आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सूरज सिन्हा जी आपसे है। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है जिसने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। राहुल गांधी क्यों क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि क्रेडिट राहुल गांधी जी इसका ले। राहुल गांधी जी जो हम लोगों के नेता हैं, पिछले कई वर्षों से हर मंचों पर, मतलब कि जहां भी वो उनकी सभा या फिर संवाद या फिर रैली होती है, हर मंचों पर जातिगत जनगणना की वो बात करते आए हैं। और उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि जातिगत जनगणना, प्रधानमंत्री जी को कहा था कि जातिगत जनगणना का जो है मैं करा कर रहूंगा। और पिछले दिनों जो ये निर्णय आया है तो ये स्वागत योग्य है ये कदम। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी इसकी आवाज उठाए हैं तो देश की जनता और जो पिछड़े समाज के लोग हैं, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये लोग समझते हैं कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। यहाँ क्रेडिट लेने की बात हमारी नेता में नहीं है। क्रेडिट खुद ब खुद मिल जाएगा जब किसी
अच्छे काम के पीछे लगातार हर प्लेटफॉर्म पर कोई जाकर आवाज वो उठते आई यही है। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दबाव उन्होंने बनाया, उनके दबाव के आगे नरेंद्र मोदी की सरकार झुकी है, तब जाकर ये जातीय जनगणना को मंजूरी मिली है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी जी ने निभाई है और लगातार दबाव से ये केंद्र की जो सरकार है उसमें हड़कंप मचा, एक अब डर कुछ की डेटा भावना रख रहा उत्पन्न हूं, हुई कुछ आंकड़े रख रहा हूं। और 1881 में पहली बार जातीय जनगणना हुई थी, 1931 में आखिरी बार जातीय जनगणना हुई जिसका डेटा रखा गया। हालांकि 1941 में जातीय जनगणना हुई लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। 1951 में जब देश आजाद हुआ तो आजाद भारत में पहली जनगणना हुई लेकिन जातीय जनगणना नहीं हुई। तो मेरा सवाल यह है कि 1951 में जब हुई, 1951 के बाद से आज तक जातीय जनगणना क्यों नहीं कराएगी कांग्रेस सरकार में? नहीं, जातिगत जनगणना जो आजादी के पहले जो आपने बात कहा 1881 और 1931 में हुई थी, तो जब आजाद भारत हुआ, देश को जब आजादी मिली, तो वो जातिगत जनगणना उस समय का परिदृश्य अलग था। उस समय यह सोच थी कि जो जातिगत जनगणना हुई उससे समाज का बंटवारा होकर अंग्रेज लाभ लिए। ऐसी मतलब चूंकि देश कम समय हुआ था आजाद होने में, तो एक विकास की भावना थी कि सब लोग को साथ लेकर आगे चला जाए। लेकिन आज का परिदृश्य अलग है। आजाद भारत को इतने साल हुए तो एक अंदर तक जाकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देखा कि अभी तक जिन लोगों को आरक्षण था उनके भी कई उपजातियों को वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है आजादी के बाद भी। तो आज ये आवाज उठ रही है। हर समय का परिदृश्य अलग था। उस समय की सोच जो आजाद भारत हुआ तो उस समय की सोच थी, उस समय की सोच भी मैं नहीं कह सकता हूं कि वो गलत थी, क्योंकि अंग्रेजों की तो ये स्थिति थी कि जात में और धर्म में बांटकर हिंदुस्तान को कमजोर करना। तो आज जो ये जातिगत जनगणना का जो लगातार आवाज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया है और वो सफल दिशा में भी दिख रहा है, वो तरीके से जातिगत जनगणना शुरू हो। ठीक है, प्रेम रंजन पटेल जी, मेरा सवाल आपसे है, कोरोना काल के बाद से राहुल गांधी ने जितने भी चुनाव लड़े हैं उनमें जातीय जनगणना का मुद्दा जरूर उठाया, ये बात सच है। 30 अप्रैल को जब आपकी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया, तब राहुल गांधी उससे पहले कई बार इस बात का जिक्र कर चुके थे। तो अब वो सियासी मंच पर इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? संतोष जी, आप देखेंगे कि लंबे समय तक आजादी के बाद लगभग 55 से 58 वर्षों तक शासन कांग्रेस के हाथ में रहा है। और आजादी के बाद पहले जो जनगणना हुआ था उसमें परिस्थितियां अलग थी। उस समय जातीय गणना कराना मुश्किल था, लेकिन उसके बाद का जो समय था उस समय जातीय गणना होनी चाहिए थी। उस समय जो है कांग्रेस को ये इस बात का ख्याल नहीं आया। जब तक सत्ता में रही कांग्रेस तो उसने जातीय गणना नहीं कराया। 2011 में सभी पार्टियों का संसद के अंदर में डिमांड था कि जाति आधारित गणना होना चाहिए और एक मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया था। उस मंत्रिमंडल समूह में भी सभी पार्टियों के सहमति जो है जाति आधारित गणना कराने की हो गई। लेकिन उसके बाद गणना कराया गया, लेकिन गणना कराने के बाद जब जारी किया गया तो उसमें जातियों का डेटा नहीं सामने लाया गया। और संसद के अंदर में जो है उस समय कांग्रेस की सरकार ने कहा कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, इसको हम नहीं कर सकते हैं, इसको जारी नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस घड़ियाली आंसू आ रही है। उसको लग रहा है कि अब देश की जनमानस की इच्छा है जाति आधारित गणना का। दबे कुचले, शोषित, कमजोर, पिछड़े, अति पिछड़े जो समुदाय के लोग हैं वो अपने हक को आगे मांगने के लिए अब बहुत ही मजबूती के साथ आगे खड़े हैं। इसलिए अब उनकी मजबूरी बन चुकी है कि सत्ता में कैसे वापस हो। सत्ता में आने के लिए जाति को फिर से ऊपर उठाने का काम वो कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जाति आधारित गणना का जो नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया, जब बिहार में पहली बार जातीय गणना कराने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब पूरे दोनों सदनों से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था
कि जब कोरोना के कारण जब अभी गन्ना नहीं हो रहा है, जब गन्ना आम गन्ना होगा तो उस समय हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन राज्यों को अपने योजनाओं को बनाने के लिए अगर कोई सर्वेक्षण जाति आधारित कराने की आवश्यकता है तो राज्य स्वतंत्र है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल रही और उसकी सहमति से ही जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें जो है सभी जातियों के डेटा प्रकाशित किए गए। तो अब इनको लगता है कि हम बैकफुट पर हैं। हमने जिस प्रकार से जो है पिछड़े वर्गों को, अति पिछड़े वर्गों को उनके हक की मारी करने का काम किया है, इसलिए अब वो हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उसका श्रेय लेने का काम करें। मैं एक केवल जो है पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए, 1953 में काका कालेलकर आयोग बनी थी और 56 में उसके रिपोर्ट आए थे। उस समय भी जो है पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की वकालत उसमें किया गया था, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बावजूद काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को दबा के रखा गया, उसको लागू नहीं किया गया। 78 में जनता पार्टी की सरकार 77 में बनी थी, 78 में मंडल कमीशन बना और उसके 79 में रिपोर्ट आए। उस समय भी 80 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको दबा के रखा गया। जब मंडल कमीशन लागू किया गया, बीपी सिंह की सरकार जनता दल की बनी और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी शामिल थी, तभी जो है यानी कि दबे कुचले जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको हक मिलना चाहिए, उसको कांग्रेस ने कभी देने का मन नहीं बनाया, कभी भी उनके हक अधिकार देने के लिए इसने काम नहीं किया। अब सत्ता से बाहर होने के बाद राहुल गांधी को लग रहा है कि हम सत्ता में अगर पुनर्वापसी चाहते हैं तो उन पिछड़े वर्गों को, जिसकी बड़ी आबादी पूरे देश के अंदर में है, उसको जब तक हमारा साथ नहीं मिला तब तक हम ये नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार की और जबरदस्ती। ठीक है, सारिका जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। सारिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही जा चुकी है। अब जो है इनको किसी भी कीमत पर जो है। सारिका जी, मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी बिहार में आए हैं, 5 महीने में चौथा दौरा है उनका, और जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने की उन्होंने कोशिश की है। चूंकि राहुल गांधी को यह लग रहा है कि एक मुद्दा जो हर मंच से वो उठाते थे अब तक, कोरोना के बाद से और अब तक जो चुनाव हुए उसमें, वो मुद्दा भी लगभग छिन गया, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने यह कह दिया कि जातीय जनगणना वो कराने जा रही है। क्या इसीलिए उसकी क्रेडिट की इस समय पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, राहुल गांधी जी बिहार आज उनका आना हुआ है और उन्होंने एक बात बड़े स्पष्ट तरीके से कही है कि हम लोगों के प्रयास के बाद ही आज केंद्र की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने जाति आधारित गणना को उन्होंने स्वीकृति दी। और जब राहुल गांधी जी हम बोलते हैं तो हम में जो भी तमाम महागठबंधन के घटक दलें हैं वो तमाम दलें शामिल होती हैं। और देखिए, ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से बिहार में जब जाति आधारित गणना कराने की बात थी, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के जो वर्तमान अचेत मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे साथ थे। और उसके पहले जब महागठबंधन के हिस्सा हुए थे तो शर्त यही थी, तेजस्वी यादव जी और जब लालू प्रसाद यादव जी के समक्ष नीतीश कुमार जी गए थे गठबंधन के लिए, तो शर्त यही थी कि गठबंधन में हम इन्हीं शर्तों पे आएंगे जब बिहार में जाति आधारित गणना होगी। और मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकृति भी दी थी। और बहुत प्रयास के बाद, तेजस्वी यादव जी के बहुत प्रयास के बाद बिहार में अंततः जाति आधारित गणना हुई। और एक बात और भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जो 10 सदस्यीय टीम जो है, जो मुख्य प्रधानमंत्री जी से मिलने जो गई थी, उस समय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया था कि वो नहीं करा सकते हैं जाति आधारित गणना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जाति आधारित गणना कहा था कि तत्काल नहीं करा सकते, ये कहा था कि जातीय जनगणना मोदी गवर्नमेंट कराएगी ही नहीं। तत्काल नहीं, उनके एजेंडे में ही कभी नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित गणना के कभी भी आसपास भी नहीं थी। देखिए, ये तो वो लोग हैं जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, हम एक हैं तो नेक हैं, जो जाति की बात करेगा उसे हम लात मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे और ना जाने क्या क्या करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच तो समय समय से उजागर होती रही थी। हम थे जो लगातार जाति आधारित गणना की मांग कर रहे थे, जिसका कि ये पुरजोर विरोध कर रहे थे। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि 100 में 90 भाग हमारा है और 90 भाग पे 10 का शासन नहीं चलेगा। अंत में उस 90 भाग की आबादी, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी लोग शामिल हैं,
उनके पीछे केंद्र सरकार को नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन ये नतमस्तक भी अभी जो हुए हैं ना, इसमें बहुत बड़ा शक है, क्योंकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई जुमले छोड़े थे। जब भी चुनाव आता है, ये अपने एजेंडे में शामिल करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे, सबको हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 19 लाख नौकरियां देंगे। तो चुनावी सीजन में भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है और तरह तरह के लुभावने वो अपने अरविंद जी, जातीय जनगणना का शिगुफा फेंका गया है बीजेपी की ओर से। उसकी ना मंशा कभी थी और ना आगे आरजेडी को उसकी मंशा लग रही है कि वो जातीय जनगणना कराएगी। अरविंद जी देखिए संतोष जी, सबसे पहले तो आज राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तुम तराक शब्द का प्रयोग किया, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी जी की जो भाषाई शैली है, इस भाषाई शैली में हिंदुस्तानी लोग और भारतीय लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा दीक्षा तो विदेश में हुई है, तो यहाँ के संस्कार में पले बढ़े नहीं। तो इस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री जी के लिए करना, अपने से ज्यादा उम्र के लिए करना, ये देश की जनता ऐसी भाषा पसंद नहीं करती है। एक नंबर 2 कि ठीक ही हमारे मित्र प्रेमरंजन पटेल जी ने कहा कि देश में पहला काका कालेलकर आयोग पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आयोग का गठन किया और वह आयोग देश में घूम घूम करके पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट देने के बाद पंडित नेहरू ने उस आयोग के कमीशन के रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार पिछड़ों को ठगते रहने का काम किया। उस काका कालेलकर आयोग में भी जातीय जनगणना कराए जाने की सिफारिशें थी 1951 में, लेकिन उसको नहीं माना गया। मंडल आयोग का गठन समाजवादी विचारधारा की जब सरकार बनी, उस समय मंडल आयोग का गठन हुआ और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके दे दिया। मंडल आयोग में भी जातीय जनगणना कराए जाने की सिफारिश की थी, ताकि देश में जो जाति है उसकी अवस्था पता चल सके, उसकी जनसंख्या पता चल सके और उसके लिए सरकार कोई नीति बनावे, कार्यक्रम बनावे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी 80 में फिर प्रधानमंत्री बन गई, फिर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को फेंक दिया गया रद्दी की टोकरी में। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी, और जब देश में मंडल कमीशन को लागू किया जा रहा था बीपी सिंह जी की सरकार में, तो 2.5 घंटा पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी जी पानी पी पी करके विरोध किया। अब दूसरी बात यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन के टाइम में राहुल गांधी जी को एक राजनीतिक शिशु के भांति उनको देश में जातीय जनगणना क्यों होना चाहिए, क्यों कराया जाना चाहिए, जब इनको पाठ पढ़ाया, इनको शिक्षा दिया, तो उसके बाद से राहुल गांधी जी देश में शिक्षा जातीय जनगणना कराए जाने की बात करने लगे। एक मिनट अरविंद जी, अभी महागठबंधन, अरविंद जी अभी सारिका पासवान जी ने ये कहा था कि जब आप महागठबंधन में सरकार बनाने का न्योता लेकर गए थे, एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिएगा, जब जेडीयू महागठबंधन में सरकार बनाने का न्योता लेकर गई थी, उनकी चौखट पर गई थी, उस समय ही आरजेडी और कांग्रेस ने शर्त रख दी थी कि जातीय जनगणना होगी, इसी बात पर आपके साथ सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बाद में राहुल गांधी को समझाया। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। या तो सारिका पासवान जी गलत बोल रही है या फिर आप गलत बोल रहे हैं। ठीक, वर्ष 1994 का पार्लियामेंट में दिया गया भाषण आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वायरल हुआ अभी जब भारत सरकार ने देश में जातीय जनगणना कराए जाने की घोषणा किया। नंबर 1 राइट। नंबर 2, एनडीए की सरकार में कैबिनेट ने फैसला किया कि बिहार में जातीय गणना होगा। उस समय महागठबंधन सरकार का हिस्सा नहीं थी। एनडीए ने सर्वदलीय विधानमंडल से प्रस्ताव पास कराया। उस समय एनडीए की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार नहीं थी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जाता है। उस समय एनडीए की सरकार थी,
कोई महागठबंधन की सरकार थी नहीं, तो सहसा समझा जा सकता है कि कैसे प्रदेश और देश के लोगों को झूठ परोसने का काम किया जा रहा है तेजस्वी यादव जी के द्वारा, राहुल गांधी जी के द्वारा। चूंकि ये लोग क्रेडिट जीवी लोग हैं और क्रेडिट जीवी लोग क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि अब बिहार में चुनाव है संतोष जी, ठीक है, तो चुनाव में राहुल गांधी जी चुनावी पर्यटक के रूप में आएंगे, जाएंगे, महीना में 2 बार आएंगे, महीना में 5 बार आएंगे। आइए, स्वागत है, वेलकम है, आप आइए, लेकिन झूठ नहीं परोसिए। ठीक है सूरज जी, सवाल मेरा आपसे ये है, अभी दावा किया गया है जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी की तरफ से कि नीतीश कुमार से सीखी हुई बात अब चुनाव में उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश है। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है यह नीतीश कुमार ने बताया राहुल गांधी को, अब उसी का हथियार बनाकर वो ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि वो हर मंच से इसकी आवाज उठाते थे और अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु वाली बैठक में भी तो नीतीश कुमार जी ने उठाया था कि देश में जब चुनाव में हम लोग जाएंगे तो पहला एजेंडा महागठबंधन इंडिया गठबंधन का होगा जातीय जनगणना। ठीक है, सूरज जी से जवाब लेते ना, और ममता बनर्जी जी उस समय भी उनको बोलना चाहिए। पहले तो ये बता दें कि कांग्रेस नीति जो राज्य सरकार जहां जहां रही है, जातिगत जनगणना की शुरुआत तो वहीं हुई, चाहे वो कर्नाटक हुआ या फिर रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ था भाई साहब, रिपोर्ट आज तक कर्नाटक की नहीं प्रकाशित हुई है। मेरे बात को पूरी होने दीजिए ना। और उसके बाद फिर बिहार में हुआ, वहां भी सरकार थी, और तेलंगाना की। तो बिहार का जो जातिगत जनगणना हुई वो तेलंगाना मॉडल को है। तो राहुल जी आज आए, आप बोलते हैं कि स्वागत करना चाहिए, क्या स्वागत हुआ कि उनकी सभा को भी जो है वो परमिशन देने का काम नहीं किया गया, रोका गया। तो ये तेलंगाना मॉडल, और राहुल जी तो एक टीचर, राहुल लिहाज से देख रहा है, क्योंकि अगर कोई जगह आपको चिन्हित की गई है, परमिशन किसी जगह के लिए दी गई है, और चूंकि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है, छोटे मोटे नेता नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता है, और उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्टेट गवर्नमेंट को उठानी पड़ेगी। और ऐसे में कोई कार्यक्रम स्थल आपके लिए तय किया गया है, आप उसको छोड़कर अचानक सड़कों पर चले जाएंगे, तो फिर ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है ना आपकी सुरक्षा। आप ऐसे तो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं, अचानक सड़कों पर जहां जिस स्थान का चुनाव हुआ था वहां तो परमिशन मिला नहीं ना। नहीं, मैं डेविएट नहीं कराना किसी हॉस्टल में आपने आज तक देखा तो ये तेलंगाना जो मॉडल राजनीतिक कार्यक्रम ले लीजिएगा, ये जो राहुल जी एक टीचर की भूमिका में शुरू से रहे। एक आप देखिएगा कि एक अदना सा बच्चा को भी अगर लगातार अगर बोलकर सिखाया जाए तो एक अदना सा बच्चा भी सीख लेता है। तो आज ये हर मंचों से, हजारों मंचों से राहुल जी ने सबसे पहली बात यही उठाते आए हैं वो कि जातिगत जनगणना वहीं से शुरुआत ही करते थे। और अब जब लगा कि सत्ता पक्ष की तो मंशा कभी रही नहीं, सत्ता पक्ष को लगा कि ये अब मामला जो है ये ऊपर जा रहा है, अगर इसको आनन फानन में नहीं किया जाएगा तो हम अभी बिहार भी चुनाव होने वाला है। और दूसरी चीज की जब पहलगाम वाला सैन्य कार्रवाई हो रही थी उस समय जातिगत जनगणना, मतलब कि यह भी हास्यास्पद लगता है और इस पर भी तो प्रश्न चिन्ह है ही। आप राजनीतिक दलगत भावना से उठकर अंतरात्मा की पुकार से बात कीजिए अगर, तो ये आप सोचेंगे कि उस समय ये बात ये उठी है। तो राहुल गांधी जी क्रेडिट लेने का काम नहीं करते हैं, लेकिन जनता उन्हें क्रेडिट, उनके जो मंसूबे हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी सबका सार्थक विकास हो, तो निश्चित रूप से उनको उनके काम का फल मिलेगा, उनका क्रेडिट मिलेगा। राहुल जी क्रेडिट लेने वाले इंसान नहीं है। देखिए, नहीं, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे। कोई भी हॉस्टल राजनीति का अखाड़ा नहीं बनता, कोई राजनीतिक बात नहीं उठती, संवाद होने जा रहा है। अरविंद जी आपके पास आऊंगा, प्रेम रंजन जी से सवाल था मेरा, अरविंद जी आपके पास आऊंगा, प्रेम रंजन जी से। हाँ, मैंने कहा कि राहुल गांधी जिस प्रकार से छात्रावास में जाकर करके बगैर परमिशन के और छात्रों को भड़काने का काम, छात्रों को बरगलाने का काम और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम, कभी छात्रावास के अंदर में राजनीति का गुण नहीं सिखाया जाता है, लेकिन वहां भी जो है उसको नहीं छोड़ रहे हैं। अब सड़कों पर तो उतर करके विदाउट परमिशन जो ऐसे चल रहे हैं। वो मैंने जवाब दे दिया उनको प्रेम रंजन जी। उनका सवाल यह था कि पहलगाम घटना के बीच में इस तरह का जातिगत जनगणना कराने का आदेश आता है, इस पर मोहर लगती है,
उस पर वो सवाल पूछ रहे थे, टाइमिंग को लेकर वो टाइमिंग पर उनकी। मैंने कहा कि जो ऐसे जाति गणना जो ऐसे 51 के आजादी के बाद जो है कई सारे हुए, 61 में हुए, 51 में हुए, 51 में परिस्थितियां, मैंने कहा कि हो सकता है भिन्न हो सकता है, उस समय कराने में जो है जल्दबाजी में नहीं कराए, लेकिन 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 इस समय क्यों नहीं कराया गया और क्यों जो है उस समय भूल गई कांग्रेस की सरकार। आज जब सत्ता से बाहर हो गई है तभी को जाति गणना करते रहे। ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग आयोग को भी इन्होंने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया तो जो पिछड़ों के हित के लिए काम करने वाली थी वो कोर्ट के आदेश से बना था, इन्होंने नहीं बनाया था। और उसके बाद उसको संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया था कि उसकी अनुशंसाओं का पालन सरकार की बाध्यता होगी कुछ करने के लिए। तो इनका ये चरित्र है। आप देखते होंगे कि एनडीए की सरकार बिहार में बनी, हमने अति पिछड़ों को 20% आरक्षण देने का काम किया पंचायती राज में। यह पहली बार, इसके पहले लालू जी भी थे, पंचायती राज का चुनाव हुआ था, उन्होंने भी पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लोगों को बरगलाने की बात करते हैं, लोगों का वोट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनके हक और अधिकार देने का काम नहीं करते हैं। तो इन लोगों की कभी ममता नहीं रही कि जाति आधारित गणना करा करके और उनको सामने ला कर उनकी आबादी को, उनकी संख्या को हम गिन कर करके ये बता दे कि कितनी संख्या है और कितना इनका हक बनता है। कि अगर पहली बार किसी ने करने का काम किया है तो बिहार के अंदर में नीतीश कुमार की सरकार, जो एनडीए की सरकार थी, और अब नरेंद्र मोदी ये पूरे देश के अंदर में जाति आधारित गणना करके उन सबको अधिकार देने का काम, ठीक है, ताकि जो है कोई वंचित न रखे। ठीक है। कोई सारिका जी, मेरा सवाल ये है कि थोड़ी देर पहले जो आप दावा कर रहे थे कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का ऑफर लेकर आए थे आरजेडी के पास, उस समय आपने जातीय जनगणना कराने की शर्त रखी थी उनके साथ, तब आपने उनको सरकार बनाने में समर्थन दिया था। जेडीयू ने इस दावे को ठुकरा दिया। दूसरा ये कि जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी महागठबंधन की, उस समय इंडिया अलायंस उसका नाम हुआ था, जब नीतीश कुमार आपके साथ थे, उस समय नीतीश कुमार ने सबसे पहले राहुल गांधी को यह बात समझाई थी उस मीटिंग में, ममता बनर्जी को इस बात को समझाई थी, और नीतीश कुमार को चूंकि आपने खारिज कर दिया इसलिए वो इंडी गठबंधन से बाहर हो गए। तो उस बैठक का हिस्सा, बेंगलुरु बैठक का हिस्सा तो आरजेडी भी थी, आरजेडी को भी जानकारी होगी इस बात की। संतोष जी, इंडिया गठबंधन उस समय भी थी और इंडिया गठबंधन अभी भी है, और इंडिया गठबंधन की विचारधारा के साथ जो लोग चल रहे थे वो आज भी साथ में चल रहे हैं। वो लोग अलग हो गए जिन लोगों के 56 घोटाले का लिस्ट जो है मोदी जी लेके घूम रहे थे और राजनीतिक मंचों से उन्होंने जो प्रश्न भी किया गया उसका उत्तर दीजिए सारिका जी, जो प्रश्न आपसे किया गया उसका उत्तर दीजिए। आप ना मास्टर के जैसा मत कीजिए, ठीक है? आपका यहाँ पे प्रश्न का जवाब देने के लिए नहीं हो। संतोष जी जो प्रश्न किए उनका जवाब दिया, आपका जवाब दे रहे हैं ना हम? मेरे सवाल का जवाब जो पूछा सारिका जी, मेरे सवाल का जवाब आपके देखिए संतोष जी, बिहार सरकार के विकास के 13 पुल 13 दिन में ढह गए, वो हमने देखा। बिहार के ही एक और बहुत महत्वपूर्ण पुल है जो दीघा पुल, उसमें दरार पड़ गए, ये भी हम लोगों ने देखा। बिहार में एक पैरेलल इकोनॉमिक इन लोगों ने खड़ा कर रखी है, ये भी हमने देखा। बिहार सरकार के अरविंद जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, घूम रहे हैं, देख अरविंद जी इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। पुलों का निर्माण हुआ, क्या ये सब आप लोग कोई बिना उत्तर के, बिना तर्क करके? अरविंद जी, अगर कोई सवाल को स्किप करने की कोशिश कर रहा है या स्लिप करने की मैटर को कोशिश कर रहा है तो वो जनता देख रही है ना। आप बीच में बोलेंगे तो फिर पूरा मामला 1 to 1 वाली लड़ाई जैसा हो जाएगा। आपके पास आऊंगा, इसके बाद आप अपनी दलीलें रखिएगा। सारिका जी, आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, कोशिश करिएगा जो मैंने सवाल किया उसी से रिलेटेड हो। नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रही थी संतोष जी, लेकिन ये बहुत बड़ा बात है कि मैंने कहा आपको, उस समय भी इंडिया गठबंधन था, अभी भी इंडिया गठबंधन, और महागठबंधन के हिस्सा माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए हुए थे, इन्हीं शर्तों पे हुए थे, क्योंकि बिहार में तो इनकी लगभग 20 साल होने को सरकार है, लेकिन 20 साल में तो एक बार भी इनको नहीं आया कि बिहार में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए इनका प्रयास था ही और इनका समर्थन था जाति आधारित गणना के बाद, तो फिर जाति आधारित गणना के दौरान भी आपने देखा होगा कि कई रीट दायर हुए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरीके से इसे रोका जाए। और आज हम लगातार मांग कर रहे हैं कि 9वीं 19 सूची में डाल करके इस बढ़ाए गए आरक्षण के दायरे को सिक्योर किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं भाई, तो हम कैसे माने और बिहार की जनता कैसे ये माने कि मुख्यमंत्री जी का इसमें समर्थन था? सुप्रीम कोर्ट के मैटर पर मुख्यमंत्री जी क्या टिप्पणी कर सकते हैं?
नहीं, टिप्पणी नहीं कर सकते हैं भाई। केंद्र में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, कोर्ट से आदेश क्या आ रहा है, सबसे पहले आदमी ये देखता है किन लोगों के पक्ष में आ रहा है, विपक्ष में आ रहा। संतोष जी, केंद्र में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समर्थन के साथ है और मुख्यमंत्री नीतीश मैं कुमार समझ जी रहा अगर हूं, उनकी लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोर्ट ने उसके खिलाफ भी तो अभी डिसीजन नहीं दिया है। नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी की सहभागिता अगर होती इसके समर्थन में तो निश्चित रूप से वो इसके पक्ष में खड़े होते, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा मुख्यमंत्री, क्योंकि वो डरे हुए, भयभीत हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के 56 घोटाले जो है ना, आज भी मोदी जी अपने पॉकेट के अंदर लेके घूम रहे हैं और वो घोटाले लगातार बिहार में सामने भी आ रहे हैं। एक पैरेलल इकोनॉमिक चलाई जा रही है बिहार में शराबबंदी के नाम पे। जितने भी संरक्षित अपराधी जो हैं वो बिहार सरकार के ही संरक्षण में काम कर रहे हैं बिहार में प्रतिदिन। जो अपराधी ये पूछेंगे कि फिर जो शराबबंदी से जुड़ा हुआ आपने सवाल पूछ लिया, तो फिर वो पूछेंगे कि चुनाव में पैसा कौन लेता है शराब पार्टी से? पैसा तो यही लोग लेते हैं। ये लोग तो गाय की मांस बेचने वाले लोगों से। ठीक, अरविंद जी जवाब दीजिएगा। ये गौ रक्षा की बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले, ये तो वही लोग हैं ना जो गौ मांस को बेचने वाले लोगों से ये चंदा लेते हैं। तो चंदा चोर तो ये है, आरक्षक चोर ये है। टॉपिक पे आरक्षक चोर, ये पता नहीं है, ये सबको पता है। नहीं, इनको रोज प्लीज प्रेम रंजन जी आपके पास आऊंगा। आपके प्रश्न का उत्तर राजद के पास नहीं था, इसलिए पुल पुलिया और फला चीज पर ये चले गए। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा है, अरे बताइए ना, बिहार में शराबबंदी की इकोनॉमिक नहीं चल रही है, पैरेलल इकोनॉमिक नहीं चल रहा है। मैं बोलने नहीं देता हूं तो आप कहते हैं ऐसे नहीं करिए। सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल नहीं बना। अरे चुप तो रहिए, चुप रहिए। अब जिसके नेता के ऊपर लैंड फॉर जॉब का केस चल रहा हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजगता हो, चुनाव नहीं लड़ सकता हो, वह पार्टी की प्रवक्ता यहाँ इस प्रकार की बात करे, घोटालों की बात करे, यह शोभा नहीं देता है। नंबर 1, नंबर 2, बेंगलोर वाली घटना का आपने क्वेश्चन किया, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना कराए जाने की पहल की, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। कोई भी उत्तर आपके पास नहीं है। बिहार की जनता आप लोगों के कार्यप्रणाली से भली भांति परिचित है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के कार्यप्रणाली से परिचित है, इसलिए यहाँ चिंपो करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ चिंपो करने से कुछ नहीं होगा। सारिका जी इस प्रकार से, जिस प्रकार से आप यहाँ झूठ परोस रही है, राजद झूठ परोसता है प्रदेश की जनता के लिए, राजद झूठ परोसने का काम करता है, झूठ बोलती है, चुनावी चंदा शराब की कंपनियों से। ठीक है सारिका जी, सारिका जी ठीक है, शराब कंपनियों से आपकी पार्टी पैसा लेती है कि नहीं लेती है? बोलिएगा अरविंद जी, अपनी बात जल्दी से रखिएगा। राष्ट्रीय जनता दल बंगाल के शराब कंपनियों से पैसा लेती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, इन सब पर हम अरविंद जी कई बार डिबेट कर चुके हैं। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। गाय मांस बेचने वालों से चंदा लेते हैं। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब के मामले में अभी मुकदमा झेल रहे हैं, तो इन पर तो स्वयं घोटालों का आरोप है। उन्हीं शराब बेचने वाले लोगों से चंदा लेते हैं, पार्टी चंदा लेती है। अपराधियों को इनके पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं सिवाय झूठ परोसने का। तो झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली सूरज जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि ये डिबेट कहीं और जा रही है, किसी और दिशा में जा रही है। सूरज जी, मेरा सवाल यह है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उस पर कांग्रेस को भरोसा है क्या, वो ठीक हुई है? नहीं, हम लोग तो हमेशा से कहते आए हैं कि तेलंगाना का जो मॉडल है, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि तेलंगाना का जो जातिगत जो जनगणना हुई उसको हम लोग रोल मॉडल मानते हैं। बिहार का मॉडल ठीक नहीं लगा आपको? कि उसमें जो नहीं, मैं बता रहा हूं कि एससी और ओबीसी में भी उपवर्गीकरण किया गया है। 59 भागों में एससी को बांटा गया है और उसमें भी 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है कि जो 9%, 5% और 1%, 15% की जो बात हुई है एससी में, कि उन
मतलब कि आरक्षण के बाद भी कुछ खास वर्ग जो एससी में हो, ओबीसी में हो और भी अन्य पिछड़ी जातियां में हो, उनका जो विकास नहीं हो पाया, उनका जो विकास नहीं आगे जो नहीं बढ़ पाए, जो पावर हाउस जिसको बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में या फिर एजुकेशनल संस्थान में, तो उनको उसमें वहां पर एक सर्वे किया गया, एक एक्सपर्ट लोग बैठे वहां पर जिन्होंने सरकार को साझा किया अपना विचार, और उसके बाद से वो जो बना कि उपवर्गीकरण भी किया कि हम लोग यही चाहते थे यहाँ पर केंद्र में भी जो अभी जातिगत जनगणना होगी। बिहार में तो जब जाति जनगणना हुई उस समय आप सत्ता के हिस्सेदार थे, उस समय आपने क्या सरकार को सुझाव दिया था? संबंधित दस्तावेजों को भी शामिल किया गया जो बिहार में नहीं था। देखिए संतोष जी, बिहार में 6 महीना सघन रूप से जाति, सामाजिक, आर्थिक जनगणना कराया गया और उसका प्रकाशन कराया गया। तेलंगाना सरकार 1 महीने के अंदर वहां जातीय गणना करा लिया और उसका विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब कौन सा वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर तेलंगाना सरकार ने कराया है और उसका ढिढोरा राहुल गांधी जी पीटते हैं, समझ से परे है। और जिस समय बिहार में जातीय गणना कराया गया उस समय कांग्रेस भी सरकार का हिस्सा थी और बिहार के जातीय गणना पर राहुल गांधी जी सवाल खड़ा करते हैं। तो या तो कांग्रेस पार्टी उस समय सरकार में शामिल थी तो अपनी ही पार्टी का खिलाफ कर रहे हैं। नहीं, जातिगत जनगणना जिस समय कांग्रेस पार्टी को सवाल उठाना चाहिए था, सरकार ने सार्वजनिक रूप से पाला बदल लिए थे आप लोग, उसके बाद ही आप लोग पाला बदल लिए थे। जिस समय सरकार ने जातीय गणना प्रकाशित किया और प्रकाशन के बाद लोगों से निवेदन किया कि किसी भी पार्टी, किसी भी लोगों को अगर बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय गणना पर कोई आपत्ति है तो लिखित रूप से आपत्ति दर्ज कराए। लेकिन बिहार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल आपत्ति दर्ज नहीं किया। भाई पाला बदलने के फेल में थे ना राहुल गांधी जी, अब तो पाला बदलने के फेल में रहते हैं। सवाल यह है कि ये लोग सिर्फ जनता को ऑब्जेक्शन तो कभी नहीं उठा सकते, पाला बदल लिया तो ऑब्जेक्शन ज्यादा तेजी से उठा सकते थे आप सूरज जी। ठीक है सारिका जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस को बिहार का मॉडल पसंद नहीं है, जातीय जनगणना का, उसके बाद आरजेडी को पसंद है। मैं तो यही बोल रहा हूं, उसके बाद तो हर मंचों से राहुल जी ने बताया। अरे मंच सरकार ने आग्रह किया था लोगों से, विज्ञापन निकाला था कि किनको भी आप अरविंद जी, सारिका जी से सवाल है मेरा, आर्थिक गणना पर उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। राहुल जी उसके बाद से आवाज उठाते रहे हैं। ठीक है सूरज जी, नहीं, आपकी 1-to-1 डिबेट नहीं है, आप आजू बाजू बैठे हैं, डिबेट के बाद भी बातचीत कर सकते हैं। सारिका जी। नहीं, देखिए संतोष जी, राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं ये कहा, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि कुछ नई चीजों को, कुछ नई टेक्निक्स को इसमें जाति आधारित गणना में जोड़ा जा सकता है, जो मुझे लगता है कि एक सुझाव के रूप में है। उन्होंने बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल नहीं उठाए राहुल गांधी ने? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सारिका जी कमाल करती है, आप तो सबसे ज्यादा जागरूक प्रवक्ताओं में से एक मानी जाती है। कोई खबर इधर आती है उधर आपका ट्वीट या आपकी जानकारी या आप किसी चैनल पर अपनी बाइट देती हुई दिख जाती हैं। आपने राहुल गांधी का बयान नहीं सुना बिहार की जातीय जनगणना पर सवाल उठाते हुए? उन्होंने कितनी बार मंच से कहा है कि बिहार की जातीय जनगणना पर मुझे विश्वास नहीं है, वो ठीक नहीं हुई है, उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं, तेलंगाना का मॉडल अपनाना चाहिए। नहीं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि तेलंगाना के मॉडल के तरह से बिहार में या फिर अन्य भी जहां भी जाति आधारित गणना होती है उसे फॉलो करने के लिए उन्होंने बात की, जो मुझे लगता है एक सुझाव के रूप में उन्होंने कहा। उन्होंने कहीं भी इस बात को खारिज नहीं किया है कि बिहार में समय की कमी है। प्रेम रंजन पटेल जी, आखिरी कमेंट आपका। और देखिए भाजपा जो आज दम भर रही है कि जाति आधारित गणना में, समय की कमी है। प्रेम रंजन जी, आखिरी कमेंट। 2 सेकंड संतोष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए संतोष जी, बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद यही पार्टी है ना जो जाति आधारित गणना को नहीं करवाने देगी, पीछे से इनके वकील जो है ना जाके रीट दायर करेंगे। लेना चाहता है देश की जनता उनको कभी जो है श्रेय लेने नहीं। ठीक है, समय की कमी है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल अभी भी बरकरार है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जातीय जनगणना करा रही है, उनकी सरकार जातीय जनगणना करा रही है, तो फिर राहुल गांधी को इसका क्रेडिट कैसे मिल सकता है? बहस प्यार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए सिटी 62।